नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसैनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हम अध्याय चतुर्दश अध्याय 14 अध्याय कर रहे हैं। इसका पार्ट पहला मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड में और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि ये पार्ट लाने में मैंने काफ़ी देरी कर दी। मुझे जल्दी लाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं इस वीडियो को नहीं बना पाया, इसलिए अब इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो हमने फर्स्ट पार्ट में अपन ने यहाँ तक कर लिया था कि अति योग से चिकित्सा और अति योग से चिकित्सा, वो अपन कर रहे थे लंघन और भ्रमण, इसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ से संतर्पण और अपतर्पण मतलब व्रण और लंघन, मतलब दो चिकित्सा क्रमों में, मतलब द्विविध उपक्रम, मुख्यतः दो चिकित्सा उपक्रम बताए इसमें, चाहे उसको संतर्पण अपतर्पण बोल दो या व्रण या लंघन बोल दो। ठीक है, इसके अपन ने पूरी बात कर ली थी। यहाँ पे योग रोगी कर लिया, योग ऋतु कर लिया, वृत्ति के लक्षण कर लिए, व्रण द्रव कर लिए, लंघन द्रव कर लिए, अति योग में होने वाले रोग, अति योग से होने वाले रोग दोनों में लंघन और भ्रमण, फिर अति योग से चिकित्सा क्या भाई अति योग हो जाएगा, यहाँ तक अपन ने कर लिया था। अब बात करेंगे हम लंघन के विषय। लंघन के विषय, इसका सामान्य से मतलब है, लंघन देखो शोधन और समन दो तरीके से होता है। शोधन किस तरीके से होता है? 5 और समन 7। ठीक है, शोधन में वही है, बमन, विरेचन, वस्ती, रक्तमोक्षण और नस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई शोधन से जो 5 है वो किस तरीके से करना है। देखो, संशोधन से लंघन योग, जो संशोधन मतलब जो शोधन कराएंगे, संशोधन कराएंगे, उसमें लंघन योग मतलब किन व्यक्तियों को कराए जाएंगे? जो स्थूल हो, कफ, पित्त और बल की अधिकता हो। जिन व्यक्तियों में, जिन रोगियों में स्थूल हो मतलब भारी हो, कफ की अधिकता हो, पित्त की अधिकता हो, और जो बल से श्रेष्ठ हो मतलब बलवान हो, ऐसे रोगियों में हम संशोधन से लंघन योग कराएंगे। ठीक है, और पाचन दीपन से लंघन योग, पहले पाचन दीपन कराएंगे फिर शोधन के द्वारा लंघन कराएंगे। वो ऐसे कौन से हैं? जिनमें आम बना हुआ हो मतलब कच्चा रस। ठीक है, ज्वर, अतिसार, बमन, विबंध, अल्लास, भारीपन, कफ, पित्त, स्थूल की मध्य अवस्था, मतलब ये रोग वाले अगर ऐसे रोगी आपके सामने आते हैं तो उनमें पहले पाचन दीपन कराओ, फिर शोधन करा के लंघन कराओ। अब आता है समन। समन का मतलब सीधा सा है कि बॉडी में ही रोग को शांत करना, और शोधन का मतलब था कि रोग को बाहर निकालना। अब समन से लंघन किस तरीके से होता है? भूख प्यास को रोककर लंघन योग कौन कौन से हैं? वही ये आम, ज्वर, अतिसार, बमन, विबंध, हीन, स्थूल, कफ, पित्त अवस्था में। अगर ऐसे रोगी आते हैं आपके सामने तो आपको उसको बोलना है कि भाई खाना कम खाना है, थोड़ा प्यासा रहना है, थोड़ा भूखा रहना है, तब उसमें ऑटोमेटिक रोग का समन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है बात आताप व्यायाम कराकर। इनमें लंघन किस तरीके से? मध्यम स्थूलता, कफ, पित्त से दृढ़ शरीर, जो ऐसे लक्षण वाले रोगी होते हैं ना, उनमें इस तरीके से लंघन कराना चाहिए। ये तो गई सामान्य सी बात, इसको आपको ऐसे कैसे डिटो याद करना है। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्थूल कृश का सामान्य चिकित्सा सूत्र। स्थूल कृश का सामान्य चिकित्सा मतलब जो व्यक्ति भारी है, ओबेसिटी का शिकार है, मोटापा का शिकार है, जो व्यक्ति कमजोर है, दुबला है, पतला, उसका सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा। चरक संहिता में, अष्टांग हृदय में आपका ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो और आपको ऐसे पेशेंट नजर आएंगे। तो हम बात करते हैं कि स्थूल व्यक्ति में, तो वो ये जब 2 नंबर में आता है ना, तो आपको ये लिखना है बस, स्थूल व्यक्ति में गुरु। अब देखो एक सिस्टमेटिक बात है, कोई भी व्यक्ति एक सामान्य अपना नॉलेज लगाएगा तो बोलेगा कि लघु आहार दो और अपतर्पण द्रव उत्तम, लेकिन यहाँ पे देखो स्थूल व्यक्ति में गुरु प्लस अपतर्पण द्रव उत्तम है, और यहाँ पे कृश व्यक्ति में लघु प्लस संतर्पण द्रव उत्तम है। अब इसका कारण क्या है अपन एक एक बारे में बात करेंगे ये, लेकिन आपको रट लेना है। मतलब जो स्थूल व्यक्ति है उसको तो गुरु आहार, जो मतलब पचने में देरी हो, भारी हो मतलब है, ठीक है, ऐसा आहार दो, और अपतर्पण मतलब रूखा सूखा जिसके गुण रुक्ष वाले प्रवृत्ति के हो, ऐसा। और जो कृश व्यक्ति है उसको जो लघु भोजन, जो जल्दी पचने वाला भोजन हो, ऐसा, और संतर्पण जिससे बॉडी को ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, ऐसा द्रव। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। एटो डिटो को डिटो मतलब MTR, इसको माइंड में रट लो। ठीक है, कारण क्या है? देखो अब इसका एक्सप्लेनेशन जब 5 नंबर या 10 नंबर या 15 नंबर में आता है तो आपको डिटेल में लिखना होता है, तो इसका डिटेल में दे रखा है। अति स्थूल व्यक्ति की अग्नि अति तीव्र होती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत भारी होता है, वो खाता रहता है, इसलिए उसकी अग्नि अति तीव्र होती है, इसलिए गुरु भोजन देना चाहिए। गुरु भोजन
देना चाहिए, मतलब उसको पचने में टाइम लगे, अग्नि तीव्र होते हुए भी उसको पचने में टाइम लगे, जो जल और पृथ्वी महाभूत से युक्त हो, तो इसलिए गुरु भोजन देना चाहिए। साथ ही ऐसा भोजन जो रुक्ष हो, जिससे शारीरिक धातुओं का शोषण हो, ऐसा भोजन देना चाहिए, जैसे कि मधु यानी शहद। मतलब गुरु तो हुई वो साथ में, मतलब गुरु तो हो साथ में, लेकिन रुक्ष हो, पचने में देरी होगी और रुक्षता लाएगा शरीर में, इसलिए धातुओं का शोषण होगा, तो व्यक्ति ऑटोमेटिक पतला हो जाएगा। धातुओं का शोषण होगा तो मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु ये शोषित हो जाएंगी, मतलब कम हो जाएंगी, तो व्यक्ति का वेट डाउन हो जाएगा। तीव्र, अब ये क्या लिख रहा है, तीव्र अग्नि गुरुहार को पचाती है तथा रुक्षता मेद धातु का शोषण कर स्थूलता को नाश करता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब है अतिकृष्ट व्यक्ति की अग्नि मंद रहती है, जो बिल्कुल कमजोर पतला दुबला सा रहता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को वो हार दे जो लघु है, ठीक है, मतलब जल्दी पचने वाला, परंतु लघु गुण वातवर्धक होता है, ये बात भी आपको पता है कि लघु गुण वातवर्धक होता है, इसलिए सदैव संतृपण द्रव अर्थात जो धातुओं को तृप्त करता हो, जल्दी पचने वाला लेकिन संतृप्तता उत्पन्न लाने, मतलब बॉडी को एनर्जी प्रदान करने वाला, संतृपण करने वाला, व्रण करने वाला, ऐसे द्रवों का प्रयोग करना है, जैसे साली चावल, हरिण मांस, मतलब साली चावल श्रेष्ठ चावल है, ठीक है, रक्तशाली चावल, और हिरण का मांस, ऐसे द्रव जो चुनने चाहिए अपन को। अच्छे वैद्य की नज़र में बहुत सारे द्रव होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दो ही दिए आपके सामने, ठीक है, तो इसलिए ये चिकित्सा सूत्र आपको याद होना चाहिए, कभी भी इसको उल्टा मत कर देना, नहीं तो आपके जो सारे नंबर थे ना, जो आपका इंप्रेशन था वो खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, स्थूल व कृष्ण में श्रेष्ठ कौन है और क्यों। मतलब अपन बोलते हैं कि भाई मोटा ज़्यादा श्रेष्ठ है कि पतला ज़्यादा श्रेष्ठ है तो क्यों है इसका। अब पहले तो ये बताएंगे कौन श्रेष्ठ है, ठीक है, फिर उसके बाद में श्रेष्ठ है तो क्यों श्रेष्ठ है, ये पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अति स्थूलता से अति कृष्णता अधिक अच्छी है, तो वो ये बोल रहा है कि मोटापे से पतलापन अच्छा है, क्योंकि यदि दोनों व्यक्ति समान व्याधि से पीड़ित हों तो अतिकृष्ट व्यक्ति की अपेक्षा अति स्थूल व्याधि को वह व्याधि अधिक पीड़ा पहुंचाती है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को सेम चोट लगी है, पतले को भी सेम चोट लगी है, मोटे को भी सेम चोट लगी है, तो पीड़ा किसको ज़्यादा होगी, जो मोटापा है उसकी होती है। तभी तो मोटापे वाले व्यक्ति में मधुमेह का शिकार होता है। अगर मधुमेह ज़्यादा होगा तो उपचार करने में बहुत सारी डिफिकल्टी होगी। स्थूल व्यक्ति में मेद, कफ, वात, अग्नि चारों बढ़े रहते हैं। इसका कारण दिया है कि स्थूल व्यक्ति में मेद भी बढ़ा रहेगा, कफ भी बढ़ा रहेगा, वात भी बढ़ा रहेगा और अग्नि भी बढ़ा रहेगा। अभी क्या आगे देखो एरे के द्वारा समझा रखा है। मेद धातु वृद्धि, कोष्ठ में वात संचय, अग्नि तीव्र और वातज पित्तज विकार उत्पन्न होंगे, ठीक है। अतः मेद और कफ नाश के लिए लंघन क्रम और वात और पित्त के नाश के लिए व्रण क्रम। अब ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए, ऐसे आहारों का चुनाव करना चाहिए जो लंघन क्रम भी करें और व्रण क्रम भी करें, दोनों एक साथ, जैसे कि मधु, ठीक है। अतः स्थूल व्यक्ति में स्थूलता नाश के लिए दोनों व्रण व लंघन क्रम की आवश्यकता होती है। मैंने बता दिया नहीं यहाँ पे। विरुद्ध उपक्रम होने से अति स्थूलता हमेशा कष्टकारी होती है। अगर इनके विरुद्ध आप चिकित्सा करोगे, अगर इसका सिद्धांत आप नहीं समझोगे तो उस व्यक्ति के लिए, उस रोगी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी और उसको कष्ट प्रदान करेगी, ठीक है। उदाहरण, यदि दोनों को कोई लंघन साध्य व्याधि हो तो, अब मतलब बहुत बात कर रहा है ये कष्ट, मतलब जो पतलापन है, रुक्ष है, अति कृश और अति स्थूल है ना, कोई लंघन साध्य व्याधि हो तो क्या बोल रहा है कि अति स्थूल व्यक्ति की बात कर रहा है। पहले लंघन करने से मेद का तो क्षय तो हो गई, ठीक है भाई, लंघन करोगे आप तो मेद धातु का क्षय होगा, मगर साथ ही लंघन कर्म रोगी में वात व अग्नि को अधिक रूप से बढ़ा देती है। अपन लंघन क्यों कराते हैं, ताकि वात बढ़े, उसकी अग्नि बढ़े। अभी तो अपन बात किए थे आम रोगी, वात विबंध, जितने भी वो रोगी बात किए थे वो सारे इसलिए तो करते हैं कि भाई वात व अग्नि बढ़े। लेकिन अति स्थूल व्यक्ति में देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि लंघन कर्म करने से मेद का तो क्षय होगा, लेकिन साथ ही लंघन कर्म रोगी में वात व अग्नि को अधिक रूप से बढ़ा देती है। आगे अति स्थूल में स्वतः ही अग्नि व वायु पहले से ही बढ़ी रहती है, और ये तो पहले से ही बढ़ी है तो और ज़्यादा मतलब तीव्र रूप से बढ़ जाएंगे, और अधिक बढ़ने से स्थूलता के विकार और बढ़ जाएंगे, इसलिए रोगी में अधिक कष्ट पहुँचता है, इसलिए रोगी को अधिक कष्ट पहुंचता है। इसलिए ये उदाहरण देके समझा रहा है आपको कि आपको ऐसे लंघन क्रम और व्रण क्रम साथ में कराना चाहिए। अगर इसके विपरीत करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, इसका ये उदाहरण समझाया है। अब अतिकृष्ट व्यक्ति की बात कर रहा है। लंघन क्रम अतिकृष्ट के लिए ही उत्तम नहीं है,
ठीक है, ये बात तो अपन को सही है भाई, जो पतला सा उसमें ही लंघन कर्म कराओगे उसमें बचेगा क्या, उसका तो शरीर नाश ही हो जाएगा ना। मगर अति कृश को मृदु लंघन दिया जा सकता है। अति कृश जो जरूरत से ज़्यादा कमजोर है उसको मतलब मृदु मतलब थोड़ा सा लंघन, क्यों? क्योंकि अति कृश की अग्नि मंद होती है। अपन ने पहले बात कर चुके हैं भाई, अति कृश की अग्नि मंद होती है और उसको खाना खिलाएंगे तो पचेगा नहीं, तो कोई काम का नहीं है, फिर आम उत्पन्न होगा और ज़्यादा रोग होगा। इसलिए मृदु लंघन उसको कम कम दो जिससे कि अग्नि प्रज्वलित हो, पाचन दीपन कराओ उसको, ठीक है। इसलिए लंघन देने से अग्नि बढ़कर कृशता के विकारों को कुछ कम कर देती है। मगर अतिकृश व्यक्ति मृदु लंघन को ही सहन कर सके, अधिक लंघन और कृशता उत्पन्न कर रोग को कृशता की ओर ले जाएगा। अगर जरूरत से ज़्यादा लंघन दोगे अतिकृश व्यक्ति को तो वो रोग कृश साध्य बहुत ज़्यादा दुखदायी उत्पन्न होंगे, ठीक है। आगे, यदि दोनों में से कोई वृण व्यक्ति साध्य व्यक्ति हो तो, यदि दोनों में से कोई वृण साध्य व्यक्ति हो तो, अब इसका मतलब क्या है, वो अति स्थूल व्यक्ति, वैसे ही स्थूली में मेद कफ वात अग्नि बड़े रहते हैं, क्लियर है लाइन ये तो। और वृण देना विरुद्ध उपक्रम होने से हानिकारक, मृदु वृण भी नहीं देना चाहिए। ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति दोनों में से जो मतलब अति स्थूल और अति कृश में से कोई वृण साध्य व्यक्ति, उसका मतलब वृण है, वृण हो रहा है पहले से वो बढ़ा हुआ है, तो उसको अतिशूल व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि भाई लंघन की तरह थोड़ा सा लंघन करा दो, नहीं, विदु इसमें साफ मना मृदु व्रण भी नहीं देना चाहिए। अब देखो अतिकृश व्यक्ति में व्रण क्रम अतिकृशता में सभी प्रकार से लाभकारी है। अतिकृश व्यक्ति में व्रण क्रम बहुत अच्छा लाभदायक है। व्रण से मेद का अतिशय उपचय होता है जिससे कृशता शीघ्र ही दूर हो जाती है, ठीक है। साथ ही अग्नि बढ़ने से भी कृशता होती है। इसलिए आचार्य ने यह भी कहा कि जिन्हें लंघन कराना हो उन्हें व्रण कदापि ना करें। ये बोल रहा है कि अगर आप किसी को लंघन देना चाहते हो ना तो उसको कभी व्रण नहीं कराना चाहिए। जिन्हें लंघन कराना हो उन्हें व्रण कदापि ना करें, जिन्हें व्रण कराना हो उन्हें लंघन कराया जा सकता है। अब देखो लाइन समझो यहाँ पे, जिन्हें व्रण कराना हो ना उनमें लंघन नहीं कराना चाहिए, और जिनमें लंघन कराना हो, जिनमें व्रण कराना हो उन्हें लंघन कराया जा सकता है। समझो ध्यान से। इसलिए आचार्य ने यह भी कहा कि जिन्हें लंघन कराना हो, जिन्हें लंघन कराना हो उन्हें व्रण कदापि ना करें, और जिनमें व्रण कराना हो उन्हें लंघन कराया जा सकता है। क्यों? इसका मतलब यह है कि जिन्हें व्रण कराना है उसको मतलब मजबूत करना है, उसको मतलब अतिकृश व्यक्ति को तो मजबूत करना है, व्रण करना है अपन को, तो उनको अपन लंघन दे सकते हैं क्योंकि उसकी अग्नि प्रज्वलित होगी और व्रण वाले जो आहार विहार है वो खा सकता है, पचा सकता है। अर्थात स्थूलता को व्रण कभी ना दे मगर कृश को मृदु लंघन दिया जा सकता है। इसका जितनी भी अपन ने बात की अब तक उसका सार भाग यही है कि कृश को तो मृदु लंघन दिया जा सकता है लेकिन स्थूली को व्रण कभी ना दे, ठीक है। इसका सार भाग यही है कि कमजोर व्यक्ति को भूखा रखा जा सकता है लेकिन जो व्यक्ति मोटा है, ओबिसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, उसको कभी घी पान स्नेह पान नहीं कराना चाहिए, वो और ज़्यादा कष्टकारी होता है। नोट, अब ये नोट में बहुत सारे पॉइंट है, देखो कितने पॉइंट है, 7। इनको एक एक को समझना क्योंकि इनमें 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका कॉन्सेप्ट है आपको चिकित्सा के हिसाब से द्विविध उपक्रम चैप्टर है, तो 2 चिकित्साओं के मुख्य स्रोत बताएं यहाँ पे। नोट, स्थूलता कृशता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आचार्य चरक स्थूलता कारण मेद धातु वृद्धि मानते हैं, ठीक है भाई, आचार्य चरकों ने माना, जबकि आचार्य सुश्रुत स्थूलता कारण रस धातु वृद्धि मानते हैं। अब दोनों के अलग अलग सिद्धांत हैं। अब देखो रस धातु की वृद्धि मान लो चाहे मेद धातु की वृद्धि, आचार्य चरक ने क्या किया, स्पेसिफिक मेद धातु को बोल दिया और आचार्य सुश्रुत ने क्या बोल दिया, भाई रस धातु बढ़ेगा तो रक्त बढ़ेगा, रस से मांस बढ़ेगा, मांस से मेद बढ़ेगा। तो कॉन्सेप्ट वही है, कहने का तरीका अलग है, तो ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अति स्थूल व अति कृशता दोनों को आचार्य चरक ने निंदित माना है। अब क्वेश्चन आता है कि निंदित व्यक्ति माने जाते हैं कौन कौन से निंदित व्यक्ति, अति दीर्घ और अति हस्त, बहुत बड़ा और बहुत छोटा, अति सौर अति कृष्ण, अति गोरा और अति काला, अति लोम एलोप मतलब बहुत लंबा और बहुत छोटा, और अति स्थूल और अति कृश मतलब बहुत मोटा और बहुत पतला। ये निंदित व्यक्ति माने जाते हैं, ये निंदा के शिकार होते हैं हमेशा। अरे तू तो पतला हो रहा है, तू बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, तू बहुत लंबा है, तू बहुत छोटा है, मतलब ये शिकार होते हैं, निंदित व्यक्ति, इनकी निंदा होती है। और ये रोगजनक भी होते हैं, मतलब शरीर में रोग धारण किए रहते हैं, इसलिए निंदित होते हैं।
अति स्थूल अतिग्रस्त दोनों व्यक्ति संततिवादी या सदैव रोगी रहते हैं। मैंने बताया ना अभी, संततिवादी या सदैव मतलब रोग, कोई ना कोई रोग तो रहेगा इनमें, कोई ना कोई बीमारी तो रहेगी। अति स्थूल में दोष रहते हैं। जो व्यक्ति अति स्थूल मतलब भारी है, ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, उसमें आयु से, वो आयु से पहले खत्म हो जाएगा, उसकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, जल्दी खत्म हो जाएगा। मान लो 100 साल किसी व्यक्ति की उम्र है तो वो 60 साल में या 80 साल में ही खत्म हो जाएगा। जतोप्रोध मतलब उत्साह की कमी, ठीक है। कृच्छ व्यावता सांस लेने में तकलीफ। दौर्गंध स्वेद बाधा, क्षुत अतिमात्रा और पिपास अतियोग। इसका मतलब समझो, दौर्गंध का मतलब दुर्गंध आना, श्वेत बाधा पसीने में बदबू आना, और क्षुत अतिमात्रा मतलब क्षुद मतलब भूख ज़्यादा लगना, और पिपास अति संयोग और प्यास का ज़्यादा लगना। इसका मुझे पता नहीं है दौर्गंध में क्या मतलब है, आप कमेंट में बता सकते हो। जिसको याद आता हो वो बता सकता है कमेंट में, उसको मैं पिनिट कर दूंगा। आचार्य चरक ने स्थूलता का एक कारण स्वभावतार आनुवांशिक भी माना है। देखो आचार्य चरक आनुवांशिकी, हर एक मॉडर्न सिद्धांत अपनी संहिताओं में कहीं ना कहीं मिलेगा। अति स्थूल के लक्षण, भाई अति स्थूल व्यक्ति उसमें क्या होगा, वही लक्षण हो गया, मेद मांस रोतन वृद्धि, स्पिक उदर स्तन का हिलना और उत्साह नाश, मतलब मेद में बढ़ जाएगा, मांस बढ़ जाएगा, अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। स्पिक मतलब अपने कमर पे जो मांस रहता है ना, कमर मतलब अपने जो नितंब जॉइंट और अपनी जो कम जॉइंट है, कमर पे मांस लटका रहता है ना वो, और उदर और स्तन का हिलना मतलब उधर भी पेट ज़्यादा मांस लटका रहेगा, मेद मांस में ना, और स्तन जो ब्रेस्ट हैं वो भी अत्यधिक मांस की वजह से और ढीले मांस की वजह से हिलते रहते हैं, और उत्साह का नाश हो जाएगा। अति कृश के लक्षण, अत्यधिक कमजोर के लक्षण, ये दो नंबर में आते हैं भाई। अति स्थूल के लक्षण लिखिए, अति कृश के लक्षण लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर के नाम से भी आता है ये। स्पीक उदर गिरवा की शुष्कता, जीरो साइज कमर, स्पीक मतलब कमर पे जो जॉइंट होते हैं ना, मतलब नितंब प्रदेश का जॉइंट होते हैं ना, ये स्पीक और उदर गिरवा की शुष्कता, इनमें मतलब गिरवा अपनी गर्दन है, पेट है, और स्पीक मतलब जीरो फिगर बोलते हैं ना वो, उधर पेट बिल्कुल चपटा सूखा, गिरवा की शुष्कता, अपनी ये गर्दन है बिल्कुल सूखी सी नजर आएगी। सिर पर धमनी का जाल दिखता है, ठीक है, अपने सिर पे जो कमजोर हो जाता है उसमें जो धमनियाँ होती हैं, मतलब जो रक्त लेके जाती हैं वो भी दिखने लग जाती हैं। त्वचा अस्थि शेष ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि भाई त्वचा और इसमें बस हड्डियों का जाल है और कुछ नहीं है, मांस खत्म हो गया, मेद खत्म हो गया, कफ है ही नहीं, मतलब पूरी तरीके से सूख था। और पर्व स्थूल होते हैं, जॉइंट्स है ना जो जकड़ जाते हैं, ठीक है। अति स्थूल अति कृश का सामान्य चिकित्सा सूत्र है क्रमशः कर्षण और व्रण करना। अति स्थूल का तो कर्षण है और अति कृश का व्रण है, ओके, वो अपन ने ऊपर कर दिया। अब इस चैप्टर का सारांश भाग नीचे दिया हुआ है। द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश, संतर्पण दी और अपतर्पण 2 है, उसमें षड्विध उपक्रम है व्रण स्नेह स्तंभन, लंघन संवेदन रोक्षण अपतर्पण में ये है, संतर्पण में ये है। इसमें कौन से महाभूत वाले आते हैं, पार्थिव और जल, पृथ्वी और जल, अपतर्पण में आकाश वायु अग्नि, ठीक है। अब द्विविध उपक्रम संतर्पण और अपतर्पण। अब संतर्पण किस तरीके से हो सकता है, शोधन 5 तरीका से, समन 7 प्रकार से, निरूपमन विरेचन नस मोक्षण दीपन पाचन क्षुत त्रुट व्यायाम आताप मारुत, ठीक है। ये इसका सार भाग है, जो मतलब अपन ऊपर जितनी बात की थी उसका ये सार भाग नीचे। आई होप आपको समझ में आया होगा। 14 चैप्टर क्लियर हो चुका है। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।